नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब आनंदपूर्वक से होंगे। इस चैनल पर मैं आप लोगों द्वारा बताई गई घटना को एक कहानी के रूप में पिरोता हूं और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन दे सकूं अपनी इस कहानी के माध्यम से। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम सुभाष है। सुभाष जी की घटना 1999 की है। सुभाष जी यूपी बलिया के रहने वाले हैं। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करता हूँ आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। मैं यूपी बलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और ये घटना 1999 की है। मेरी उम्र लगभग 21-22 साल की रही होगी तब ये घटना मेरे साथ में, मेरे परिवार में घटी थी। मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के काम में अपने पिता का मदद भी किया करता था। उन दिनों हमारे खेत में मक्का की फसल बहुत शानदार उपजी थी। मक्का बहुत ही अच्छा फसल इस साल देने वाला था, लेकिन मक्का के खेत में नुकसान पहुंच रहा था। वो पहुंच रहा था दिन के टाइम में पक्षियों द्वारा। पक्षी आकर के झुंड मक्के के दाने को निचोड़ने लगते, उसको नुकसान पहुंचाने लगते। और रात में जो जानवर थे वो हमारे खेत में घुस जाया करते थे और वो भी नुकसान पहुंचा रहे थे। अब जो मेरे पिताजी थे उन्होंने एक मचान बनाया उसी खेतों के बीचों बीच में। मचान काफ़ी ऊंचाई पर था। अब वो रात में जाकर के रखवाली करते, जानवरों से खेत को बचाते और बाकी जो हमारे घर के सदस्य थे वो पारा पारी जाकर के दिन में उस मचान पर बैठते थे और पक्षियों को भगाते थे, उड़ाते थे। मैं भी ये काम करता था। जब भी मेरे पास में समय होता था तो मैं उस मचान पर जाकर के बैठ जाया था। उस खेत के दूसरी साइड में थोड़ा दूर आगे चल कर के श्मशान घाट था। श्मशान घाट तो वो काफ़ी पुराना था, अब तो वहाँ बंद हो चुका था। वहाँ पर बच्चों का भी श्मशान था जिसमें बच्चों को दफनाया जाता था। और उसके बारे में जो गांव में अफवाह थी ये थी कि वहाँ पर एक लाल कपड़ों में एक औरत रात को नज़र आती है और वो रोती रहती है, चिल्लाती रहती है। वो अपना बच्चा बच्चा कह करके मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, वो इधर से उधर पागलों की तरह दौड़ती रहती है। और उस बीच उसके पास में कोई अनजान व्यक्ति फंस गया तो उसकी सामत आ जाती थी। सारा क्रोध उस अनजान व्यक्ति पर उसका निकल जाता था। अगर वो वहाँ से जान बचा कर के भाग गया तो उसकी जान बच गई। अगर वो पकड़ा जाता उस चुड़ैल के द्वारा फिर तो वो सुबह उसी जगह पर बेहोश पड़ा मिलता और फिर वो बीमार पड़ जाता। अगर इलाज से उसकी जान बच जाती थी झाड़ फूंक से तो बच गई, नहीं तो उसका जीवन का अंत होना ही था। यही सब सारी अफवाह थी उस श्मशान के बारे में। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि वो श्मशान के पास में ऐसी घटना होती है। दिन में तो हम लोग बड़े चैन से
उस मचान पर बैठ कर के आनंद लेते थे, पक्षियों को भगाते थे। लेकिन शाम होते ही एक डर का माहौल वहाँ पैदा हो जाता था। फिर हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि उस मचान पर हम रुकें। फिर हम वहाँ से अपने घर की तरफ लौट आते थे। और तब हमारा पिताजी खाना वाना खा करके, और एक थैला जो उनके पास में हमेशा रहता था, मैंने देखा था उसमें धार्मिक किताबें थी छोटे छोटे से, जिसमें एक हनुमान चालीसा भी वो रखते थे। और थैला लेकर के उस मचान पर चले जाते और सारी रात वहाँ पर रखवाली करते। मैं उनसे कई बार पूछा था कि पिताजी आपको डर नहीं लगता है? वो कहते हंसते हुए कि हाँ, डर तो लगता है, लेकिन मेरे साथ में मेरे भगवान हैं। मेरे भगवान के रहते हुए मुझे कोई दुख नहीं हो सकता, ना मुझे कोई सता सकता है। विश्वास होना चाहिए अपने भगवान के ऊपर में। ये बात हमें बताया करते थे। लेकिन हमें तो भूत प्रेत से बहुत ही डर लगता था। शाम के टाइम जब अंधेरा हो जाता था तो वाकई घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था। हम अकेले घर के बाहर नहीं जाया करते थे। जब कोई साथ में होता था तब भी हम चलते थे। कहीं किसी दुकान पर जाना हो, कोई सामान लाना हो, तो साथ में ज़रूर कोई न कोई होता था। और तब भी मैं अपने पीछे पीछे देखते चलता था कि मेरे पीछे कोई चल तो नहीं रहा है। एक भय मेरे अंदर में समाया हुआ था और उस भय से मैं जूझ रहा था, उसको दूर करने में लगा हुआ था। लेकिन वो डर मेरे अंदर बहुत गहरा बैठा हुआ था, वो इतना जल्दी निकलने वाला नहीं था। और गांव के बच्चे भी मुझे डरपोक डरपोक बुलाया करते थे, लेकिन मैं उनकी बात को परवाह नहीं करता था। खैर, ये तो मेरी बात हो गई। अब वो जो खेत था, खेत में रखवाली में हम दिन में जाया करते थे और रात में मेरे पिताजी बारिश में भीग गए थे और उनको सर्दी जुकाम सा हो गया था। अब मैंने देखा उनकी शक्ल तो मुझे ठीक नहीं लगा कि पिताजी रात को मचान पर जाएं और उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए। मैंने बोला डरते डरते कि पिताजी, अगर आप कहो तो मैं आज मचान पर जाऊं अपने छोटे भाई के साथ में। वो गुस्सा हो गए, बोले नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को मचान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तबीयत मेरी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, कोई आयुर्वेदिक दवा वो खाए हुए थे, अब फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन मैं देख रहा था कि पिताजी बार बार छींक रहे थे, चेहरा भी लाल लाल सा हुआ पड़ा था जैसे बुखार चढ़ रहा हो। अब मैं उनको देख करके माना कर रहा था कि नहीं पिताजी, आप यहीं पर रुको, मैं अपने छोटे भाई के साथ चला जाता हूँ, जा कर के रात में रखवाली कर लूँगा। वो बार बार मुझे मना करते रहे तो मेरी माँ बीच में आ गई। वो कहने लगी कि सुभाष तो ठीक ही कह रहा है, देखो अपनी तबीयत देखो, छींक रहे हो, खांस रहे हो, बुखार भी लग रहा है कि चढ़ रहा है, और तुम फिर खेत पर जाने का नाम ले रहे हो। आज बच्चों को जाने दो, तबीयत ठीक हो गया तो कल से तुम जाना। माँ ने फरमान सुना दिया और माँ के आगे तो पिताजी की बोलती बंद हो गई थी। लेकिन वो डरे हुए थे हम लोग को मचान के जाने के नाम से। जब हम छोटे भाई के साथ में जाने की तैयारी करने लगे, करीब 7:30-8 का रात का वक्त हो रहा था। मेरे भाई ने टॉर्च ले लिया था, एक हाथ में लठ लिए हुए था। बाहर बरसात तो दिन में हुई थी, बहुत सारा पानी लगा हुआ था। हम लोग अब चलने लगे, तभी पिताजी ने आवाज़ लगाई, रुको रुको। हम दोनों ठिठक कर रुक गए और पिताजी बोले कि रुक जाओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, इसको हाथ में लेकर के जाओ। अब पिताजी वही थैला हमें पकड़ा दिए जिसमें वो धार्मिक किताबें थी, हनुमान चालीसा वगैरह था। बोले अपने साथ में इसको रखना और इसको इधर उधर मत रखना, जहाँ तुम लोग बैठोगे ना वहीं पर रखना। इसे आसपास में जो
भूत प्रेत वगैरह होते हैं वो तुम्हारे पास में बिल्कुल नहीं आएंगे, तुम लोग सुरक्षित रहोगे। वो साफ साफ शब्दों में बोले थे। अब उस वक़्त में जो भूत प्रेत का नाम लिए तो मेरे मन में डर सा पैदा हो गया। एक मन कहने लगा कि छोड़ो नहीं जाते हैं, अंदर से डर लगा। लेकिन दूसरा मन जो कह रहा था कि नहीं, अब हमने ठान लिया है तो जाना ही जाना है। अब फिर हम चल पड़े थे। घर से बाहर निकले, गली में पानी जमा हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद में अचानक मेरा पूरा शरीर गड्ढे में आ चुका था। थैला मेरे पास में था और थैला सहित मैं पानी के अंदर जा घुसा था। अब पैर में चोट भी लगी, पैर मेरा छिल भी गया था। अब छोटा भाई देख करके परेशान हो गया, वो गड्ढे में से मुझे निकाला। अब फिर बोला भैया घर चलते हैं, अब तुम कैसे मचान पे चढ़ोगे, तुम्हें तो चोट लग गई है। उसकी बात भी सही थी और मैं लंगड़ाते हुए अपने घर वापस आ चुका था। होनी को तो कुछ और करनी थी आज, इसीलिए ये सब खेल हो रहा था ताकि हम मचान पर आज ना जाएं। जब हम वापस आए घर पर तो मेरी हालत देख करके मेरे पिताजी भी घबरा गए, माँ भी घबरा गई, घर के सदस्य भी घबरा गए, क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने दिखाया कि देखो मैं गड्ढे में गिर गया, पैर भी छिल गया, खून निकल रहा था उसमें से। अब पिताजी बोलने लगे तुम्हें मना किया था ना कि तुम लोग मत जाओ रात के टाइम में, देख लिया ना बाहर गली से निकलते ही तुम्हारा क्या हाल हुआ, अगर खेत तक जाते तो क्या करते, रहने दो तुम लोग, मैं ही जाता हूँ, मेरा तबीयत अब ठीक हो चुका है, पहले से बेहतर हूँ। अब वो जो थैला था जो पानी में गिर चुका था वो पूरा एकदम जो भी उसके अंदर में सामान था चिपक सा गया था, गंदा पानी उसमें घुस चुका था। अब पिताजी थैला देख करके अपना सर पर हाथ रख लिए, बोले तुमने ये भी गिरा दिया पानी के अंदर, मालूम है इसमें क्या क्या था। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे से तो अनजाने में सब हुआ था, मुझे कहाँ पता था कि मैं गड्ढे में गिरूंगा, लेकिन होनी थी, हो गया। अब क्या करें पिताजी, अब सारा उसमें जो किताब वगैरह थी सब कुछ बाहर निकाले और हवा में सूखने के लिए रख दिया। बोले आज तो ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, अब देखते हैं सूखने के बाद में इसकी कंडीशन कैसी है। अब वो टॉर्च लिए और डंडा लिए जो भाई ने ले रखा था, आज चल पड़े खेत की तरफ। मेरी माँ उनको मना करती थी कि छोड़ो ना, रहने दो ना, आज मत जाओ, अरे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फसल नुकसान हो जाएगा, वो भी जानवरों के पेट में जाएगा। लेकिन पिताजी कहने लगे नहीं नहीं, मैंने बहुत मेहनत किया है इस फसल को उपजाने में, ऐसे में बर्बाद होने नहीं दे सकता। और वो जिद्दी थे, अपना जिद करके मानते थे। और वो फिर चले गए। जब वो खेत तक पहुँचे थे, हम लोग छत पर चढ़ करके देख रहे थे। अंधेरी रात थी, लेकिन जब बादल गरजता था, बिजली चमकती थी, तो वो उनकी टॉर्च जो जला के जा रहे थे वो हमें नज़र आता था। और फिर जब आगे खेत का एरिया आ गया तो फसल खड़ी थी, उसके बाद पिताजी दिखाई नहीं दिए। और फिर हम लोग नीचे आ गए थे, चलो पिताजी अब खेत तक पहुंच गए होंगे। फिर हम जो होता है थोड़ा देर हमने अपना पढ़ाई वढ़ाई किया और फिर हम लोग सो गए। सुबह सुबह पिताजी जब 5 बजे के आसपास और उससे पहले ही घर लौट आते थे, लेकिन आज 6 बज चुका था। मैं जब उठा था 5 बजे तो पिताजी का पता नहीं था। मैंने सोचा शायद लेट में आएंगे। माँ भी उठी हुई थी, घर के सारे सदस्य भी उठे हुए थे। और माँ मेरे से पूछने लगी तेरे पिताजी आए क्या? मैंने बोला नहीं, अभी तो नहीं आए। वो कहने लगी अब तक तो आ जाना चाहिए था।
खैर आते ही होंगे। अब फिर अपने वो काम में लग गई थी। मैं भी अपने पढ़ाई के काम में जुट गया था। अब 6 बजे, 6:30 बजे, अब 7 बजने वाले थे, लेकिन पिताजी नहीं आए। तभी माँ को ध्यान आया, अरे तुम्हारे पिताजी नहीं आए अभी तक। मेरा भी ध्यान उस तरफ गया। मैंने बोला नहीं। तो कहने लगी, सुभाष जा तो खेत में देख तो, उनका तबीयत ठीक है ना, क्या हुआ उनके साथ में। अब मैं अपने छोटे भाई को लेकर के फिर खेतों की तरफ चल पड़ा था, लेकिन इस बार बड़ा संभल संभल करके जा रहा था। मुझे अपना पैर फिर नहीं नुकसान पहुंचाना था। एक तो रात में मेरे पैर छिल गया था और मुश्किल से मरहम पट्टी हुई थी। मैं दोबारा ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। मैं जहाँ जहाँ पानी कम था, आगे आगे मेरा छोटा भाई चल रहा था और उसके पीछे पीछे मैं अब उस खेत तक पहुँचा। जब हम खेत के पास पहुँचे तो देखा मचान तो दूर से नज़र आती थी, मचान तो बिल्कुल खाली था। उस पर तो पिताजी थे ही नहीं। तो आखिर पिताजी गए तो कहाँ गए। अंदर एक डर सा महसूस होने लगा। मेरा भाई तो मेरे से छोटा था, वो तो ज़्यादा इस चीज़ों में पढ़ता नहीं था, बस उसका तो खेलने पढ़ने का उम्र था। लेकिन मेरे दिल में एक डर सा महसूस हुआ था। अब मैं जल्दी जल्दी उस मचान की तरफ चल पड़ा। जब मचान के नीचे पहुंचा तो मैं देख करके हैरान रह गया था, दंग रह गया था। मैं देख क्या रहा हूं कि मेरे पिताजी जमीन पर नीचे गिरे हुए हैं। एक बार तो मेरी सांस थम सी गई थी उनको नीचे गिरा देख करके, नीचे जमीन पर। अब मैं जल्दी से उनके पास पहुंचा और पिताजी पिताजी कह करके उनको उठाने लगा, लेकिन पिताजी को तो होश ही नहीं था। सांस तो चल रही थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बिल्कुल बेहोश सा पड़े हुए थे। मैं घबरा गया था। अब चिल्लाने लगा। आसपास के जो खेतों में काम करने वाले लोग थे वो इकट्ठा हो गए। सबने पूछने लगा, क्या हुआ तेरे पिताजी के साथ में। मैं अब क्या बताऊं कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, तो मैं बताऊं क्या। मैंने बोला, भाई मुझे नहीं मालूम, मैं तो पिताजी को ढूंढते हुए आया था और देखा पिताजी ज़मीन पर गिरे हुए हैं, मचान पर तो थे ही नहीं। कईयों ने कहा कि शायद नींद में नीचे आकर के लुढ़क गए होंगे और तभी इनको ये चोट लगी है और इसलिए बेहोश पड़े हैं। सबका अपना अपना मत था। कोई कह रहा था कि वो भूतनी जो लाल कपड़ों में घूमती रहती है, जो बच्चा बच्चा चिल्लाती रहती है, शायद उसने ये हाल किया है। सबका अपना अपना विचार था। लेकिन अब पिताजी को जल्दी से वहाँ से हम लोग उठा करके लोगों द्वारा मदद करने के बाद हम घर पहुँचे थे। घर में जैसे ही पिताजी पहुँचे, माँ देख करके रोने लगी थी। क्या हुआ इनके साथ में, क्या हुआ बताओ, तुम लोग बताते क्यों नहीं हो। अब मैंने जो बता दिया माँ को कि माँ ऐसी ऐसी बात हुई है। अब माँ होश में लाने की कोशिश करने लगी। हमारे घर के जो सदस्य थे सब जुट चुके थे पिताजी को होश में लाने के लिए। पिताजी एक बार होश में आए, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली, आंखें बंद था उनका। और वो बच्चा बच्चा मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, वो एक दो बार बोले और फिर बेहोश हो गए थे। अब ये जो आवाज़ जो हमारे घर के सदस्य थे, अब जो पड़ोसी थे, उन्होंने सुना तो एक दूसरे के मुंह देखने लगे। वो कहने लगे, अरे ये तो उसी चुड़ैल की आवाज़ है जो अपना बच्चा बच्चा ढूंढती रहती है, कहीं इनके शरीर में तो ये प्रवेश नहीं कर गई है। अब इतना ही बात सुनते ही मेरा दिल बैठने लगा था। मेरी माँ जोर जोर से रोने लगी, घर के लोग भी रोने लगे थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सब की चिंता यही लगी हुई थी। दोबारा से पिताजी को होश में लाने की कोशिश किया जाने लगा।
अब जो पूजा स्थल का सामान था, गंगा जल था, वो भी ला कर के पिताजी के ऊपर छिड़का गया ताकि ये होश में आ जाए। गंगा जल को पिलाया भी गया, लेकिन होश में आते थे, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, और फिर अपना होश खो बैठते थे। बहुत कोशिशों के बाद, कई बार गंगा जल देने के बाद में पिताजी को होश आया, और होश आते ही वो उठ करके बैठ गए थे और ऐसे हम लोग को घूरने लगे जैसे हम उनके लिए अनजान कोई व्यक्ति हैं। वो बिल्कुल नहीं पहचान रहे थे कि हम लोग कौन हैं। हमने पूछना भी चाहा कि पिताजी आपको क्या हुआ है, लेकिन वो तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ में हुआ तो क्या हुआ है। वो एकदम शांत से हो गए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे और ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, बस हमारी तरफ देखे जा रहे थे। अभी इनकी हालत देख करके हमारे परिवार के सभी लोग डर सा गए थे। मेरी माँ को तो रो रो के बुरा हाल था और हमारा भी वही हाल था। अब गांव के लोग, पड़ोसी सब कहने लगे कि ओझा गुनी को बुलाओ और तभी झाड़ फूँक करेगा तो तब वो चुड़ैल इनके शरीर से उतरेगी। अब जो पास के ओझा गुनी थे उनको बुलाया गया और झाड़ फूँक शुरू हो चुका था। सुबह से लेकर के शाम हो चुका था, रात हो चुका था और दो ओझा उस भूत को, भूतनी को उतारने में लगे हुए थे। लेकिन जैसे पिताजी थे अभी भी उनकी हालत वैसी ही थी। अब लग रहा था कि शरीर का रंग उनका पीला हो चुका है, जैसे शरीर में खून की कमी हो चुकी हो। वो चुड़ैल शायद अंदर अंदर पिताजी का शरीर का खून पी रही थी। मुझे तो ऐसा ही देख करके लगा था। शरीर में कहीं भी चोट का निशान नहीं था। अगर मचान से गिरते इतनी ऊंचाई से तो जरूर कोई ना कोई तो दिक्कत होती, कहीं न कहीं तो चोट लगता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल उनका शरीर पर कहीं पर कोई दाग नहीं था, ना कुछ दिखाई पड़ रहा था। तो हुआ क्या था उनके साथ में, ये समझ में नहीं आ रहा था। चुड़ैल उनको कहाँ मिल गई, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। झाड़ फूँक चल रहा था। आखिरकार रात के 12 बज गया था। जो ओझा गुनी थे वो एक अधेड़ से उम्र का व्यक्ति थे और उनका जो चेला था वो भी लगभग उन्हीं का उम्र का था। और वो लगातार प्रयत्न कर रहे थे कि उस चुड़ैल को पिताजी के शरीर से निकाला जाए और आखिरकार उस स्टेज पर आ गए थे। बार बार उस चुड़ैल को धमकी देते थे कि देखो, इनका शरीर छोड़ करके तुम लोग चले जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। अगर तू नहीं गई तो हम तुझे कैद कर लेंगे और ऐसी जगह दफन करेंगे कि सारी ज़िंदगी वहीं पर तू सड़ती रहेगी। अब वो आखिरी स्टेज था उनका, उसके बाद में उनके पास में कोई उपाय नहीं था, वो बता भी रहे थे। लेकिन जो स्टेज था ये बहुत ही शक्तिशाली था उनका, इससे कोई भूत प्रेत बच नहीं सकता था। और वही हुआ। पिताजी अचानक जो इधर उधर देख रहे थे, उनकी आंखें लाल लाल होने लगी, चेहरे पर एक गुस्सा चमकने लगा था और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। और तब तक जो ओझा गुनी थे उन पर कुछ छिड़कने लगे। वह ओझा गुनी उसको समझाने लगे कि तेरा बच्चा यहाँ पर नहीं है, तेरा बच्चा हमें नहीं मालूम, तो अपना बच्चा जा कर के खुद ढूंढ। और फिर वो जल वगैरह छिड़कने लगे थे, घंटी वंटी जो साथ में लाए थे बजा रहे थे, पूजा पाठ चल रहा था। और फिर अचानक पिताजी बेहोश हो गए। बेहोश हुए तो काफ़ी देर तक बेहोश रहे थे। वो जो तांत्रिक थे अभी भी वो अपना काम किए जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद में पिताजी को होश आ गया। जब होश में आए तो बिल्कुल वो पहचान रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में आ चुके थे। और तब उन्होंने सब कुछ बताना शुरू किया कि क्या हुआ था उनके साथ में।
वो पूछ भी रहे थे जो ओझा गुनी वहाँ पर थे कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। तब पिताजी ने बताया कि मैं मचान की तरफ जा ही रहा था और तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा हो। मेरे पास में वो थैला नहीं था जिसमें मैं अपना किताबें रखता था, धार्मिक किताबें, हनुमान चालीसा भी था, वो तो सब भीग चुका था। अब मैं जल्दी से मचान के ऊपर में चढ़ना चाह रहा था, लेकिन हमारे पीछे कोई आ रहा था, पीछे पीछे कोई था, मुझे इतना मालूम था। लेकिन मैं मुड़ करके देखता था तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। आज जैसे ही मैं मचान के पास में पहुंचा, अचानक पीछे से कोई मुझे तेज धक्का दिया। अब मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। गिरते टाइम मैंने देखा कि जिसकी हम लोग बात किया करते थे लाल कपड़ों में, वही औरत मेरे सीने पर पैर रख करके खड़ी थी। अब कह रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। अब वो तांत्रिक कहने लगे कि देखो, मेरी माँ को बता रहे थे कि इस पर से हमने उस चुड़ैल की साया को भगा दिया है, अब डरने की कोई बात नहीं है। अब हमें भी लगा कि हाँ, वो चुड़ैल अब पिताजी का शरीर छोड़ चुकी है। पिताजी बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे और इसके बाद ज़िंदगी की गाड़ी चलती रही। लेकिन इस घटना के करीब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और मेरे पिताजी का अचानक सोते सोते ही मौत हो चुकी थी। उस मौत का कुछ वजह मालूम नहीं था। पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ थे, खेत से काम भी करके आए थे, कोई परेशानी भी नहीं थी, किसी तरह का बीमारी भी नहीं था। तो आखिर उनके साथ क्या हुआ था कुछ मालूम नहीं हुआ। हाँ, गांव का लोगों का कहना था कि वो चुड़ैल ने अभी पिताजी का साथ नहीं छोड़ा था, वो दिखावे के रूप में पिताजी को उस टाइम छोड़ के चली गई थी और फिर वो वापस आ गई थी। लेकिन भगवान जाने कि ये बात कितना सच है, कितना झूठ है। इस घटना को तो काफ़ी साल बीत चुका है, लेकिन जब भी मैं इस घटना को याद करता हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है अपने पिता की याद में। तो दोस्तों, ये थी सुभाष जी की अपनी आपकी थी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैंने डाला हुआ है जो आपको बेहद पसंद आएगी। उन कहानियों को ज़रूर आप देखिए। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर आप लोग विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।